मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर एस.सी. नायक जी से अनुरोध करती हूँ कि वो सरस्वती के पूजन में सहायता करें। मैं अपने सभी स्टाफ मेंबर से अनुरोध करती हूँ कि वो माँ सरस्वती के पूजन में सहयोग करें। करतल ध्वनि से स्वागत करें सभी छात्राएं माँ सरस्वती का पूजन। हमारे कुल सचिव प्रोफेसर शोभा तिवारी, कुलगुरु विश्वविद्यालय छत्रसा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, डॉक्टर पूनम तिवारी हिस्ट्री से हैं। अच्छा प्रैक्टिस से प्रोफेसर शोभा तिवारी मैडम। और विशिष्ट अतिथि से कि अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सस्तक नमन करते हुए और आज के कुलपति हमारे बीच यानी हमारे मुख्य अतिथि मैम जी पधारी हुई है और समस्त गुरुजन को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। और मैं और मेरी साथी उषा कुशवाहा आप सभी के बीच एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अमृत रस बरसाना वीणा वादिनी, भर दो ज्ञान का खजाना वीणा वादिनी। अमृत रस बरसाना वीणा वादिनी, श्वेत कमलों पे करके बसेरा, माने घटे ना कभी ना मेरा। स्वर से स्वर मिलाना वीणा वादिनी, अमृत रस बरसाना वीणा वादिनी। भर दो ज्ञान का खजाना वीणा वादिनी, अमृत रस बरसाना वीणा वादिनी। तेरे दर पे अर्जी डाली, निस दिन सेवा करें तुम्हारी। ज्योतिष ज्योति जलाना वीणा वादिनी, अमृत रस बरसाना वीणा वादिनी। भर दो ज्ञान का खजाना वीणा वादिनी, अमृत रस बरसाना वीणा वादिनी। भर दो ज्ञान का खजाना वीणा वादिनी, अमृत रस बरसाना वीणा वादिनी। आप जो आए इस महफिल में, धन्य भाग्य है आज यहाँ करते हैं श्रीमान आपका स्वागत बारंबार। आप जो आए इस महफिल में, धन्य भाग्य है आज यहाँ। चरण धूल से कोना कोना
अनुरोध करती हूँ कि वो आए और हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एचएन खरे जी का वह माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। स्वागत करते हुए रजनीश चौरसिया जी। अब मैं आज के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर एच.सी. नायक जी का स्वागत करें। ऐसा लिछाड़िया सर जी। स्वागत का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हुए मैं डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो साल और श्रीफल देकर प्रोफेसर शोभा तिवारी मैडम का स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे अतिथियों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्वागत करते हुए मैं कैलाश चतुर्वेदी से अनुरोध करती हूँ स्वागत का सिलसिला यहीं पर समाप्त कर मैं डॉक्टर एस.सी. नायक जी से अनुरोध करती हूँ कि वो स्मृति चिन्ह मैं डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो स्मृति चिन्ह हमारी बीच पधारी प्रोफेसर शोभा तिवारी मैडम को दें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उद्घाटन समारोह 28 फरवरी 2025 शासकीय बापू महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन मैडम। दोनों ही हाथ ना करो। प्राचार्य कर्तव्य बजती रहनी चाहिए। अब मैं नायक सर से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रोफेसर एच.एन. खरे जी को भी इसमें देकर गौरवान्वित करें। स्वागत का सिलसिला परम आदरणीय मंच के कुलपति, वर्तमान में कुलगुरु शब्द उनके लिए उपयोग किया जाता है। मैं कुलगुरु शब्द ही यूज करूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में उन्हें कुलगुरु शब्दों से नवाजा गया है। मैं मंच पर पधारे प्रोफेसर एच.एन. खरे, रिटायर्ड प्रोफेसर जूलॉजी, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और ये मैं आपका नतमस्तक हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हमारे काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एमपी के द्वारा आज है, उसका शुभारंभ हो रहा है। यह 2 दिन प्रोग्राम चलेगा, 28 और 1 को। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग और साइंस काउंसिल ऑफ एमपी के द्वारा हमें इस प्रोग्राम को कराने के लिए कहा गया है। और आज ही के दिन, आज ही के विज्ञान दिवस को मनाते उस दिवस में जब वो विदेश से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो नीला है। तो नीला क्यों है? इस पर जब उन्होंने खोज किया तो पता चला कि जब प्रकाश के किरण किसी वस्तु से टकराती है तो या तो सोख ली जाती है या प्रकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण उसमें कलर दिखते हैं। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। और पुनः आगंतुक हमारे अतिथि महोदय, धन्यवाद सर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं हमारे प्राचार्य डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी। इस
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उद्घाटन समारोह 28 फरवरी 2025 का जो मेन उद्देश्य है, जो उसकी सोच है, थीम है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। अब मैं इस पर और अधिक बात न करते हुए अपने जो हमारे कार्यक्रम के समन्वयक हैं डॉक्टर एस.सी. नायक जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और इस पर और अधिक प्रकाश डालें। डॉक्टर एस.सी. नायक जी। तिवारी मैडम और हमारे विशिष्ट अतिथि, इस उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हमारे अग्रज हैं, साथ में काम किया है हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक। ऐसे हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं डॉक्टर H.N. खरे साहब, और इस संस्था के प्राचार्य उन्नत होने के बाद ये पहला उनका पदांकन है यहाँ पे, और उनके दिशा निर्देश में काफ़ी ये कॉलेज आगे जा रहा है। ऐसे हमारे इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर P.K. मिश्रा साहब, मंच पर हमारे राउत जी बैठे हुए हैं, और यहाँ हमारा जो स्टाफ है भले ही कम है लेकिन सभी बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत मेधावी हैं। ऐसा हमारा ये पूरा स्टाफ और सभी प्यारे बच्चे। जैसा कि हमारे जो तरुण माइंड हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, इनका विज्ञान के प्रति इनको जागरूक करना, रुचि पैदा करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क के प्रति रुचि करना, एक नवाचार के प्रति रुचि पैदा करना, और अभी तक जो वैज्ञानिक खोज हुई है उससे उनको अवगत कराना। ऐसा इस पूरे देश में आज के दिन जो है एक समारोह। और ये सौभाग्य की बात है कि देखिए हम लोगों के बीच में हम लोगों की मार्गदर्शक मैडम शोभा तिवारी जी यहाँ हैं, और निश्चित ही है कि उनका जो उद्बोधन होगा आप सभी लोग बहुत ज़्यादा उससे प्रेरणा लेंगे। और ऐसे देखिए इसका जो रूपरेखा है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 100 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, और अभी बहुत सारे बच्चे अपनी प्रतियोगिताओं में इंगेज्ड हैं। अभी क्या है, रंगोली प्रतियोगिता भी चल रही है, तो आपको दिखाने के उद्देश्य से वो बच्चे सब अपनी रंगोली बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसा यहाँ पे 2 दिन का प्रोग्राम है। फर्स्ट डे में लगभग हमारे 3 इवेंट्स हैं। एक तो साइंटिफिक रंगोली है, दूसरा स्पीच कंपटीशन ऑन इंडियन साइंस कंट्रीब्यूशन, और ऐसे राइटिंग। इस प्रकार से 3 जो इवेंट्स हैं वो आज होने वाले हैं, और इसी तारतम्य में कल हमारे 3 गेस्ट्स रहने वाले हैं। उसमें प्रोफेसर H.S. खरे जो सेवानिवृत्त PG प्रिंसिपल और रिटायर्ड प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, और उनके साथ में प्रोफेसर R.K. पांडे साहब भी रहेंगे, और एक हमारे झांसी से प्रोफेसर कैलाश विश्वकर्मा जी आने वाले हैं, वो भी सेवानिवृत्त हैं भौतिक शास्त्र के। तो ऐसे 3 लोग कल आप लोगों के बीच में रहने वाले हैं। और कल का जो मुख्य इवेंट्स है उसमें पोस्टर प्रेजेंटेशन, जो बच्चों द्वारा पोस्टर प्रेजेंटेशन किया जाएगा। एक साइंटिफिक क्विज रखी गई है, तो साइंटिफिक क्विज में बहुत सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और वर्किंग मॉडल, जो साइंस के ऊपर हमारे विद्यार्थियों ने वर्किंग मॉडल तैयार किए हैं, तो उनका भी डेमोन्स्ट्रेशन कल करेंगे। और इसी प्रकार से लास्ट में एक साइंटिफिक मूवी का भी हम लोग व्यूइंग करेंगे हमारे विद्यार्थियों के साथ में। तो ऐसे 4 इवेंट्स कल होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का मेन देखिए जो यहाँ हम लोग हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के माइंड को कहीं ना कहीं इग्नाइट करें, एक सोच पैदा करें विज्ञान के प्रति, और उसी उद्देश्य को लेकर के ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो डॉक्टर C.V. रमन साहब हैं, C.V. रमन साहब ने 1928 में 1988 में कलकत्ता, उस समय था, कलकत्ता की एक लैब में काम करते हुए ये अनोखी जो है खोज की थी। और वो एक्चुअल में मैटर और लाइट के बीच का इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप थी। जो पदार्थ और लाइट, प्रकाश के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप
जो परिणाम सामने आए, उन्होंने देखा कि हम लाइट जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है, एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब किसी पर्टिकुलर मटेरियल्स पर डालते हैं तो क्या होता है कि वो विकिरणित होके अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, अपने वेवलेंथ को बदल देता है। तो ऐसा जो प्रयोग था ये बहुत ही अनूठा था। इसको फिर विश्व ने समझा और 28 फरवरी 1930 को, यानी 2 साल बाद इसको विश्व ने रिकॉग्नाइज किया और वो रिकॉग्निशन उनको नोबेल लॉरेट के रूप में जब उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो विश्व ने, उस समय वो एशिया के पहले साइंटिस्ट थे, पहले फिजिसिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1930। तो इस प्रकार से देखिएगा उनकी वो पूरी जो जीवन गाथा है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण मेन का जो फिजिसिस्ट है उसको नोबेल पुरस्कार तक नहीं मिल पाया है। तो वो एक अनूठा प्रयोग था और वो एक केवल मटेरियल का इन्वेस्टिगेशन में नहीं था, वो जो आप स्पेस देखते हैं, स्पेस में जो बहुत सारे आपके प्लेनेट्स हैं उनसे की जाती है। तो इस प्रकार से रमन साहब ने बहुत बड़ा काम किया और निश्चित ही हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है। यहाँ पे जितना विज्ञान का महत्व है उतना ही अध्यात्म का है। और एक बार जब हमारे देखिए 19वीं शताब्दी प्रारंभ हुए थे जब वो मानव कल्याण से जुड़ा, यानी मानव कल्याण उसका धार्मिक मतलब एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण उनके द्वारा रखा गया। और उसी समय उनका एक बहुत वाक्य प्रचलित हुआ कि धर्म विज्ञान के बिना लंगड़ा है और विज्ञान धर्म के बिना अंधा, ऐसा एक कथन जो है उस समय उनका आया था। तो इस प्रकार से क्योंकि हमारा देश शुरू से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है, हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद सर ने बहुत ही विस्तार पूर्वक विज्ञान और नवाचार के बारे में बताया और बताया कि किस तरह एक पहले भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि हर चमकती चीज़ कभी सोना नहीं होती। उन्होंने बड़ी शिद्दत से खोज की और बताया कि समुद्र का पानी पीला क्यों होता है, ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है। वह पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ पर के सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अब मैं विलंब न करते हुए अपनी कुलगुरु प्रोफेसर शोभा तिवारी मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपने उद्बोधन से छात्राओं का प्रोफेसर शोभा तिवारी मैडम। Professor B.K. Mishra ji, principal of this college, respected Professor H. Khare sir, Professor H.C. Nair, Raut sir, members of the teaching staff and my very dear students. It's a matter of great pleasure, it's a matter of great happiness for me to be here in this college on National Science Day. Should have scientific temper. It is the aim of the government, and it is not just the aim of the government. I mean, it is the aim of every thinking Indian, every educated Indian, every sensitive, sensible Indian to think in the scientific manner. Government alone cannot do everything. Government can propose something. Government can give you an idea. Government can give you a set to practice it, to think like that every day in our lives. That is for us to do. So the scientific temper is to be inculcated, is to be practiced every day, every moment of our lives. So the question arises, what is scientific temper? What do we call scientific temper? Why do we celebrate Science Day? Why do we want our students to be scientific in their attitude? Why? Endlessly. To be a continuous learner. To keep learning each day, each moment.
to systematize your knowledge, categorize your knowledge. For example, we are sitting here and we see all these paintings, and immediately your mind says, okay, there are 10 paintings in this room, and 5 of them are about science, and the rest 5 of them are about art. So 5 for science, 5 for art, 10 paintings. Categorization, systematic thinking. This is scientific tempo. Immediately in the field we see, what do we see? How many crops? They produce systematic thinking. Believe things after you have the proof. That is scientific thinking. It is important for Indians to be scientific. It is important for the younger generation to be scientific. To succeed in life, to lead a happy, successful life, you have to be logical. You have to be rational. Now, we are living in an age where the moment you say science, somebody will come and say spirituality, religion. Immediately somebody will come. We are living in such an environment. Well, these are not two polarities. पहली बात तो ये है कि बच्चों को बहुत ज्यादा धार्मिकता है और आध्यात्मिकता भी विज्ञान की ही तरह जीवन में जी जाने वाली एक एटीट्यूड है। और बच्चों को बहुत ज्यादा, बच्चों को तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि बहुत अधिक आपको अतिरेक रूप से बहुत घंटी जमाने की मैं समझती हूँ आवश्यकता भी नहीं है। आप वैज्ञानिक सोच पर जोड़ते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। These are not contradictory things. As we lead our life, day after day, decades after decade, we realize that even science has its own limitations. और उस चींटी को हम कहें कि तुम मनुष्य की स्थिति, चींटी तो बहुत बड़ी है, इस ब्रह्मांड में मनुष्य की एक चींटी की भी स्थिति नहीं है। तो कई बार पढ़ते पढ़ते बहुत एडवांस्ड स्टेज ऐसा हो जाता है कि जहां विज्ञान की सीमाएं हमें दिखने लगती हैं। फिर कोई सर्वशक्तिमान सत्ता समझ में आती है, कोई एक चेतना जो इसको चला रही है, संचारित कर रही है, अपनी ऊर्जा से प्रेरित कर रही है। अभी इस पर बहुत ज्यादा आप परेशान ना, ठीक है ना बच्चों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अभी समय है पढ़ने का, सिस्टमैटिक होने का, साइंटिफिक होने का, कायदे से नोट्स बनाने का, वैज्ञानिक सोच रखने का, जो भी रोग हैं उनके जो निदान हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से उसको अप्रोच करना। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं, आप में आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं, बेटे भी बहुत सारे बैठे हुए आपके लिए। इन सारी चीजों का ध्यान रखना, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। ऐसा ही है, एक ही काम में जुटे हुए हैं हम, बस थोड़ी 20 मिनट की दूरी पर हम भी बैठते हैं, हम सब इसी काम में लगे हुए हैं। ऐसे ही हम मैं बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ।
धार्मिकता की ओर ना मुड़कर उन्हें विज्ञान की ओर मोड़ा जाए। कुछ नहीं रहता है तो निश्चित रूप से एक सर्ववाद शक्ति काम करती है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सॉरी मैम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर एच.एन. खरे जी से अनुरोध करती हूँ कि आए और अपने उद्बोधन। छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परम आदरणीय कुलगुरु तिवारी मैडम जी, महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक परिवार एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और आपने ये देखा होगा, बच्चों से ही बात कर रहा हूँ, कि हमें कुछ जानने के लिए कोई ना कोई दिवस जरूर मनाना पड़ता है, अन्यथा हम भूल जाते हैं कि है क्या। तो डॉक्टर सी.वी. रमन की उपलब्धियों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया, हर साल किया जाता है। यह विज्ञान दिवस 1987 से बराबर 28 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें छात्र छात्राओं की वैज्ञानिक रुचि एवं अनुसंधान में रुचि को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। डॉक्टर सी.वी. रमन के बारे में आप सब लोगों ने सुन लिया है। पिछले 6 महीने मैं रिटायर हुआ हूँ और मैडम तिवारी के साथ उनके संरक्षण में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन जैसी मुखिया बहुत अच्छी है। अगर यह कार्यक्रम बुरा ना माने महाविद्यालय परिवार के लोग, अगर हमारे विश्वविद्यालय में हो रहा होता और मैडम इतनी पॉलीथीन देखती जितनी मैडम के सामने आपने ला दी, बुके में भी और सॉल में भी, और तो मैडम गुस्सा हो जाती। उस गुस्सा का हम पर असर पड़ा और हमने अपने स्वयं के दैनिक जीवन में पॉलीथीन का उपयोग कम करना कर दिया। तो मैं केवल पॉलीथीन पे 4 मिनट आपसे बात करूँगा। विषय तो मेरा जूलॉजी का है, पर ये एक सामान्य चर्चा है। तो मैडम इतनी जागरूक हैं कि इन्होंने हजारों थैले कॉटन के छपवा के विश्वविद्यालय के फंड से साढ़े 13, 14, 15 हज़ार बच्चों को बंटवा दिए कि आपको आज से पॉलीथीन में सब्जी नहीं लाना, दाल चावल शक्कर नहीं लाना है, ये ले जाना। एक ज़माना था, जब मैं 1930 की बात करता हूँ, जब प्लास्टिक का आविष्कार हुआ 1930 में, तो टाइम्स मैगजीन आपने सब सुना होगा, अमेरिका से निकलने वाली बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है। तो टाइम्स मैगजीन ने छापा कि यह ना कभी ख़त्म होने वाला पदार्थ है, ना ख़त्म होने वाला पदार्थ है, चाहे आप इसको पानी में डुबा दो, चाहे धरती में सैकड़ों साल तक डुबा। तब लगा कि अरे बहुत बढ़िया डिस्कवरी हो गई और इसका जो है बहुत अच्छा उपयोग होगा। तो जब हम लोग बचपन में थे, मैडम को भी याद होगा, मिश्रा जी को भी याद होगा, एक निबंध आता था, विज्ञान वरदान या अभिशाप। सब ने शायद किसी न किसी कक्षा में लिखा है। तो उस समय जब हम लोग पढ़ते थे मिडिल क्लास तक, तो वरदान ही वरदान थे विज्ञान के। अब पहले क्या होता था कि जब मैडम घर में श्रीमती जी कहती थी कि सब्जी लेके आओ, तो सारे थैले जितने घर में होते थे सब लेके निकल जाते थे, क्योंकि आज से 20 साल पहले पॉलीथीन नहीं मिला करती थी। आज क्या होता है कि जब मैं बाहर होता हूँ, कॉलेज में था, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, ये खरीद लाना, अब थैला तो है नहीं। तो मजबूरी थी कि वहाँ पर हमें पॉलीथीन में लाना पड़ता था। मानसिकता इतनी तक बिगड़ गई हमारी आपकी कि अगर उस दुकानदार के पास पॉलीथीन नहीं है तो हम उससे सामान नहीं लेते। तो अब क्या करना है अपन को, ये इसके बड़े दुष्प्रभाव हैं। वातावरण में रहती है तो वातावरण को प्रदूषित करती है, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। कभी कभी कुछ जागरूक लोग पॉलीथीन को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं।
कि इसको ये हम ख़त्म कर रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही। उसके पेस्ट के रूप में वो ज़मीन में है, धूल में है, और उससे जो गैसेस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, वो सब अपने वातावरण में आए, जो अपनी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, टेम्परेचर बढ़ाती हैं। बारिश बहुत अधिक हुई और वो सारा का सारा पानी बेसमेंट में भर गया और कई प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं उसमें अपने जान गंवा बैठे। तो ये भी नहीं करना है। और भी बहुत सारी, आप जमीन, यदि आपने खाद्य सामग्री, जूठी सामग्री भर के बाहर फेंक दी तो उसको गाय खा लेती। तो जब वो गाय मरती है, उसका पोस्टमार्टम होता है आजकल, तो उसमें 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो पॉलीथीन उसके स्टमक में निकलते हैं। कहते हैं ना, गाय की हत्या नहीं करना चाहिए, बड़ा पाप लगता है, अपने सनातन धर्म में ऐसा कहा है। तो कृपा करके पॉलीथीन को बाहर भी नहीं फेंकें। अब क्या करें? पहला एक है मैडम, 4 हैबिचुअल हो गया कि आपने माना उसने स्वयं पॉलीथीन में भर दिया, तो उसको मना करना है कि घर से थैला लेके आना। अब कुछ सामग्री ऐसी है जो बगैर उसके पॉलीथीन के आ ही नहीं सकती, तो फिर रिड्यूस मतलब कम से कम उपयोग करना है। बोल लिया है कम से कम, यदि 4 पॉलीथीन लेते थे अपन 2 में भरवा लें, तो अपन ने 2 को बचा। रिड्यूस हो गया, रिड्यूस, रीयूज। बार बार बाजार ले जाए, उसमें कुछ भी भर के लाए, अमरूद भर के लाए, तो उसको फिर रिसाइकिल में आपको भेजना है। रिसाइकिल सेंटर, कचरा में मत फेंकिए, इकट्ठा करते जाइए। और अपन ने देखा है शहर में गीला कचरा, सूखा कचरा, इस तरह से नगर निगम, नगर पालिका कितना ज़्यादा प्रयास कर रही है, भारत सरकार। तो अपन जागरूक बने और उन पॉलीथीन को, उन प्लास्टिक को अपन कहाँ पर रिसाइकिल सेंटर में भेजने की व्यवस्था है। हम आप नहीं करेंगे, मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं आप लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं। हमारे एक कॉलोनी में दुकान है, वहाँ एक बच्चा कभी अक्सर मिलता है, तो अगर वहाँ से पॉलीथीन में, अरे अंकल पॉलीथीन मत लो। हमने, तुम्हें किसने सिखाया? बोले हमारे स्कूल के टीचर ने कहा कि जो भी अंकल आंटी पॉलीथीन में टोकना है। तो हम लोग अब ये देखते रहे कि बच्चा तो नहीं बैठा, तो पॉलीथीन लेके। ऐसे ही आपको घर में करना है कि आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन, आप स्वयं पॉलीथीन के यूज को रिड्यूस करें। और टर्म के लिए वो फटाफट तैयार हो गई हैं, और उन्होंने इतना भी फोर्स नहीं किया कि घर जाने पर ही निमंत्रण स्वीकार करें, व्हाट्सएप पे ही स्वीकार कर लिया। इतनी अच्छी मैडम है हमारी, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो हमारे अतिथि पधारे हैं, उन सभी का भी मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बेटा તમે શીખવાના હોતું ना जो गाड़ी जो कैमरा में चला तो कंटिन्यू करो कंटिन्यू। हमें याद है हमें कहा से याद थोड़ा आगे आओ।
उस तरफ बनाइए नहीं बच्चों को बनाना आप बनाइए। अरे हमें उसी में कोई आ जाएगी। सन्ना ऐसे लगे हाँ कुछ बात एक मिनट देखना है यार, इधर देखो। देखो कंटिन्यू बहुत अच्छी आ रही है, सर को ले लो। बनाइए हो गया उसका थोड़ी सामने कंटिन्यू कीजिए। लेने से